नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूं सकुशल होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो अपन बात कर रहे थे जैव प्रक्रम के बारे में, और जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र कंप्लीट कर लिया था। आज अपन लेकर आए हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, और रक्त परिसंचरण तंत्र को अपन दो भागों में पढ़ेंगे। पिछली जो वीडियोस थी वो एक एक वीडियो के अंदर ही एक एक सिस्टम को अपन ने कंप्लीट किया था। ठीक है ना, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए अपन इसको दो पार्ट में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ब्लड के बारे में टोटल बात करेंगे, और सेकंड पार्ट के अंदर अपन हार्ट है, ठीक है ना, परिसंचरण तंत्र है, धमनी, शिरा वगैरह सबके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं क्लास को बिना समय गवाए। एक चीज, हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है गुरुकुल एकेडमी का, तो जल्दी से वहां पे आप इसको चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि हर वीडियो और उसकी पीडीएफ आपको टाइम टू टाइम, जैसे ही वीडियो अपलोड हुआ वो वीडियो का लिंक और उसकी पीडीएफ साथ में आपको वहां पर मिल रही है। ठीक है ना, तो देर ना करें, जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ठीक है ना, सभी के जितने भी नोट्स हैं और जो भी आगामी टेस्ट वगैरह भी है उनकी पीडीएफ भी आपको वहां मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं अपना जो मेन टॉपिक है। मेन टॉपिक है अपना रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, इस रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले रक्त की। किसकी बात करने वाले हैं भाई? रक्त की बात करने वाले हैं। ठीक है, दिख तो रहा है आप लोगों को? सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं रक्त की। ठीक है ना, चलिए ओके। अब देखिए, रक्त में सबसे पहली बात कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। जब अपन ने संयोजी ऊतक पढ़ा था तब अपन ने बात करी थी कि रक्त क्या एक तरल संयोजी ऊतक है ना। और इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। जब अपन ने संयोजी ऊतक में पढ़ा था तो यह कहा था कि रक्त को छोड़कर बाकी के सभी जो संयोजी ऊतक है वो इलास्टिन तंतु, जो इलास्टिन प्रोटीन होता है, उसका निर्माण करते हैं रक्त के अलावा। ठीक है ना, रक्त का निर्माण कहां होता है भाई? लाल अस्थि मज्जा। ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है ना, जो अपनी हड्डियां होती है वो अंदर से खोखली होती है। ठीक है, और जो वो खोखला हिस्सा होता है उसको अस्थि मज्जा कहते हैं। उसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ रहता है, उसको लाल अस्थि मज्जा कहते हैं। ठीक है ना, और जो किनारों पर होता है वो लाल अस्थि मज्जा, बीच में पीली अस्थि मज्जा, ये आपको सब मैं बता चुका हूं। तो रक्त का निर्माण कहां होता है? लाल अस्थि मज्जा के अंदर। अगर बात करें कि भ्रूणीय अवस्था में, यानी जब बच्चा गर्भ में है, भ्रूण के रूप में, तब अपने रक्त का निर्माण कहां होगा? प्लीहा कह दो, चाहे तिली कह दो, चाहे स्प्लीन कह दो। ठीक है ना, SPLEEN। ठीक है, यहां पे बनता है। अब देखिए रक्त का संगठन। रक्त के अंदर एक होता है लिक्विड फॉर्म, एक होता है सॉलिड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म को अपन कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। और जो सॉलिड, जो कणिकाएं होती है, वो होती है रुधिर कणिकाएं। जो प्लाज्मा है वो होता है 55%। कितना प्रतिशत? 55। और रुधिर कणिकाएं पीछे कितनी हो गई? 45%। अब देखिए, प्लाज्मा के अंदर 98% तो क्या होता है? जल होता है। ये संगठन भी पूछ सकते हैं कि निम्न में से प्लाज्मा के बारे में सत्य कथन है। और 8% क्या होता है? कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, 55 में से 98 ये, और 8% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। फिर अपन बात करते हैं रुधिर कणिकाएं। तो ये 3 प्रकार की होती रही, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट को बिम्बाणु या थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। समझ में आ गई चीज? तो रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? 3। लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और बिम्बाणु। लाल रक्त कणिकाओं को हम इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और जो बिम्बाणु हैं उनको प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। आपको पता है डेंगू और मलेरिया के अंदर प्लेटलेट कम हो जाती है, फिर प्लेटलेट्स चढ़ानी पड़ती है ना। ठीक है, जिसको अपन ऐसे नॉर्मली सफेद खून भी कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ठीक है, चलिए फिर देखिए आप लोग कि जो भाई रक्त का अध्ययन है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। रक्त निर्माण की प्रक्रिया हीमोपाइसिस, नाम याद रखना। रक्त का अध्ययन तो हिमेटोलॉजी,
रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी। और रक्त निर्माण की जो प्रोसेस है वो हीमोपाइसिस, क्या कहलाती है? हीमोपाइसिस। ठीक है, उसके बाद रक्त का लाल रंग किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन वर्णक की वजह से। होता है कि नहीं होता है? ठीक है, चलिए, रक्त क्या करता है? पोषक तत्व, ऑक्सीजन, CO2 व अन्य अपशिष्टों का क्या करता है? परिवहन करता है। ये रक्त के कार्य है। शरीर की जो रक्त होता है वो pH मान भी निर्धारित करता है, शरीर के तापमान का भी निर्धारण करता है, ऑक्सीजन CO2 का परिवहन करता है, और अन्य जो कोशिकीय अपशिष्ट होते हैं वो भी रक्त के अंदर ही मिलकर, ठीक है ना, अलग अलग जगहों पर जाते हैं, फिर निष्कासित होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो ये रक्त का पूरा क्या है? काम है। सामान्यतः रक्त कितना होता है? 5 से 6 लीटर। जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसमें रक्त कितना होता है? 5 से 6 लीटर। ठीक है, शरीर के भार का 7 से 8%। पूछ ले कुल शरीर के भार का कितना प्रतिशत रक्त होता है, तो 7 या 8%। 7 से 8%, दोनों ऑप्शन एक साथ आ सकते हैं इस प्रकार से, 7 आ सकता है या 8 आ सकता है। ठीक है ना, दोनों हाथे नहीं देवे। ओके, फिर है रक्त दाब का मापन स्फेग्मोमेनोमीटर द्वारा किया जाता है। स्फेग्मोमेनोमीटर द्वारा किया जाता है। स्फेग्मोमेनोमीटर, स्फेग्मोमेनो या स्फेग्मोमोनोमीटर द्वारा किया जाता है। ठीक है, सामान्य व्यक्ति का रक्त दाब 120/80 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg, 120/80। जो 120 है वो सिस्टोलिक है, जो 80 है वो डायस्टोलिक है। तो टोटल कुल मिलाकर पद्धति कौन सी हो गई? सिस्टोलिक डायस्टोलिक पद्धति। रक्त दाब का मापन कौन सी पद्धति में होता है? तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक पद्धति। जो ऊपर वाला अंक है 120 वो क्या है? सिस्टोलिक। जो नीचे वाला है वो क्या है? डायस्टोलिक। ठीक है, चलिए, हो गया क्लियर? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट है प्लाज्मा। ठीक है, देखिए प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन एल्बुमिन है। कौन है? एल्बुमिन। प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? एल्बुमिन। एल्बुमिन कौन सा प्रोटीन? एल्बुमिन प्रोटीन। यह करता क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। प्लाज्मा में सर्वाधिक रूप से पाया जाने वाला प्रोटीन एल्बुमिन है। यह करता क्या है? यह करता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। फिर देखिए दूसरा है ग्लोबुलिन। कौन है? ग्लोबुलिन। ये 3 होते रहे, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। अल्फा का निर्माण यकृत में, बीटा का निर्माण यकृत में। अल्फा ग्लोबुलिन का निर्माण यकृत में, बीटा का निर्माण यकृत में। अल्फा किसका करता है? Cu का परिवहन करता है, और यकृत किसका करता है? Fe फेरस का परिवहन करता है। तो अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन दोनों का निर्माण यकृत में। अल्फा किसका परिवहन? Cu का, बीटा Fe का यानी फेरस का। ठीक है, फिर है गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन निर्माण किसमें होता है? लिम्फोसाइट। किसमें होता है? लिम्फोसाइट के अंदर। गामा ग्लोबुलिन का निर्माण किसमें होता है? लिम्फोसाइट के अंदर। लिम्फोसाइट अपन पढ़ेंगे जब WBC पढ़ेंगे। ठीक है, यह क्या करता है? एंटीबॉडी बनाता है। वैसे अगर एंटीबॉडी की बात करें प्रतिरक्षा की, तो WBC के अंदर भी कौन है? लिम्फोसाइट। ठीक है, उसके बाद देखिए भाई, उसके बाद देखिए फाइब्रिनोजन। एक प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजन प्रोटीन। इसका निर्माण भी यकृत में क्या करता है? रक्त का थक्का बनाता है। प्रोथ्रोम्बिन, क्या नाम है? प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन, इसका निर्माण भी यकृत में और रक्त का थक्का बनाता है। ठीक है, प्लाज्मा में हिपेरिन कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है जो रक्त प्रतिस्कंदन का काम करता है। अब देखिए यहां पे 2 सवाल बनते रहे इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, देखो अगर आप लोगों को पूछ ले सीधा नॉर्मल क्वेश्चन कि रक्त का थक्का कौन बनाता है? रक्त का थक्का कौन बनाता है? अगर सिंपल सा ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर होगा रे फाइब्रिनोजन। ठीक है, अगर फाइब्रिनोजन ऑप्शन के अंदर नहीं है
और अगर ऑप्शन के अंदर प्रोथ्रोम्बिन है तो ये भी सही है। अगर नॉर्मली आपको पूछे कि दर्द का थक्का कौन बनाता है तो फाइब्रिनोजन, अगर ये नहीं है तो प्रोथ्रोम्बिन, दोनों है तो दोनों सही। अगर पूछ ले मानव शरीर के भीतर वाहिनियों में रक्त वाहिनियों में कौन सी वाहिनियां भाई? रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का कौन बनाता है? थक्का कौन बनाता है? ठीक है, तो ये कौन होगा रे? हिपेरिन, ठीक है ना, एंटी हिपेरिन। कौन होगा? नहीं रे, ये तो होगा हिपेरिन, ठीक है। ये रे हिपेरिन जो है ना प्रतिस्कंदनकारी है, प्रतिस्कंदनकारी, ठीक है। अंदर पूछे तो हिपेरिन, एक होता है एंटी हिपेरिन जो क्या करता है? थक्का नहीं बनाता है। समझ में आई? ये है हिपेरिन, ठीक है ना। तो बाहर तो फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, और मानव शरीर के भीतर अगर पूछे तो हिपेरिन, ठीक है भाई, हो गया ओके, ठीक है। प्लाज्मा में हिपेरिन कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। उसके बाद देखिए भाई रक्त कणिकाओं का मतलब कौन हो गया? आरबीसी हो गया। रक्त कणिकाओं का मतलब कौन हो गया? आरबीसी। दिख रहा है? चलो, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, ठीक है। होती कितनी है? तो 50 से 55 लाख प्रति घन मीटर। 50 से 55 लाख प्रति घन मीटर क्या करती है? ऑक्सीजन का परिवहन करती है। कुल कणिकाओं का 99%। अगर पूछ ले रक्त में कौन सी कणिकाएं सर्वाधिक पाई जाती है तो आरबीसी। परिपक्व आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। जनरली पूछ ले कि आरबीसी क्या होती है तो केंद्रक विहीन, ठीक है ना। जबकि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है और वापस से थ्रोम्बोसाइट जो है अपना बिंबाणु, प्लेटलेट्स, वहां केंद्रक नहीं होता। तो आरबीसी में केंद्रक है नहीं है, डब्ल्यूबीसी में है और प्लेटलेट्स में वापस नहीं। लेकिन ऊंट व लामा दो जीव ऐसे हैं जिनकी परिपक्व आरबीसी में भी केंद्रक होता है, यह ध्यान रखना। नॉर्मली आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, लेकिन दो जीव ऐसे हैं ऊंट व लामा, ठीक है ना, इनकी आरबीसी में केंद्रक होता है। आरबीसी का रंग लाल किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है। इनकी आकृति कैसी होती है? डिस्क बोल दो, ठीक है ना, या उभया अवतल बोल दो, दोनों तरफ से अवतल, ठीक है ना, उत्तल और अवतल दर्पण है ना। आरबीसी का निर्माण वयस्क में तो कहां होगा? लाल अस्थि मज्जा। भ्रूण में कहां होगा? यकृत तथा प्लीहा में। यकृत तथा प्लीहा में। प्लीहा को वैसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। मृत आरबीसी का अपघटन कहां होता है? देख लीजिए, प्लीहा में होता है, ठीक है ना। आरबीसी का कब्रिस्तान कह दो, आरबीसी का ब्लड बैंक कह दो, आरबीसी का बुच्चड़खाना कह दो, कुछ भी। एक हीमोग्लोबिन अणु 4 ऑक्सीजन के अणुओं का परिवहन करता है, यह ध्यान रखना भाई। पूछ लेगा एक हीमोग्लोबिन अणु कितने ऑक्सीजन के अणुओं का परिवहन करता है तो 4। कितने? 4, ठीक है ना। नर में हीमोग्लोबिन, अगर पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा पूछे तो 15 से 18 ग्राम प्रति 100 ml। 15 से 18 ग्राम प्रति 100 ml। जबकि अगर मादा के अंदर आपको पूछे, मादा में हीमोग्लोबिन तो 12 से 15 ग्राम, ठीक है ना। मादा में कितना होता है? 12 से 15 से 18, ठीक है, ठीक है ना। तो मादा में कितना होगा? 12 से 15। पुरुष में कितना था? 15 से 18, ठीक है। मादा में कितना है? 12 से 15। नॉर्मली अगर पूछा जाए हीमोग्लोबिन की किसी स्वस्थ व्यक्ति में मात्रा पूछी जाए तो कम से कम 12, अधिकतम कितना होना चाहिए? 16। कम से कम कितना होना चाहिए? 12, अधिकतम कितना होना चाहिए? 16, ठीक है। चलिए,
तो पुरुषों में कितना ग्राम? 15 से 18, मादा में 12 से 15, 15 से 18, लेकिन यहां 12 से क्या है? 15, महिलाओं में 15 तक आकर लास्ट लिमिट है। ठीक है ना। चलिए, सबसे बड़ी आरबीसी का नाम क्या है? एम्फ्यूमा। एम्फ्यूमा क्या नाम है? एम्फ्यूमा, जो किसमें पाई जाती है? उभयचर के अंदर। किसमें पाई जाती है? उभयचर में। ठीक है। सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी मृग, पढ़ रखा आप लोगों ने पहले भी। हाइट पर जाने से आरबीसी की संख्या बढ़ती है। ऊंचाई पर जाओगे तो ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा पड़ेगी तो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? आरबीसी करती है। तो जब ज्यादा की जरूरत पड़ेगी तो आरबीसी की संख्या भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो हाइट पर जाने से आरबीसी की संख्या बढ़ती है। अब देखिए दो बात, रोग बोल दो इनको, ठीक है ना। माइक्रोसाइट क्या है? आयरन की कमी से आरबीसी की साइज अगर छोटी होती है तो उस चीज को, उस अवस्था को क्या कहते हैं? माइक्रो। माइक्रो होता है ना छोटा सा, माइक्रो का चिन्ह ऐसा होता है ना, माइक्रो मतलब छोटा, है ना। तो माइक्रोसाइट आयरन की कमी से, किसकी कमी से? अगर पूछ ले मुख्य तत्व कौन सा होता है खून के अंदर, तो आयरन। तो आयरन की कमी से आरबीसी की साइज क्या हो जाती है? छोटी। इसलिए इसको क्या कहते हैं? माइक्रोसाइट। माइक्रो के बाद मेरे मैक्रो, माइक्रो के बाद में मैक्रो। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन की कमी से आरबीसी की साइज बड़ी हो जाती है, इसको मैक्रो। माइक्रो के अंदर छोटी, मैक्रो में बड़ी। माइक्रो में किसकी कमी से? Fe फेरस की कमी से, जबकि मैक्रो में किसकी कमी से? विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। ठीक है, चलते हैं आगे। ओके, अब देखिए रे WBC, ठीक है ना। WBC क्या है? WBC का अगर अपन बात करें, इनको श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं। 5 से 10 दिन इसका जीवन काल होता है। कितना होता है? 5 से 10 दिन। ये होती कितनी रे? 6000 से 8000 प्रति घन मीटर। कितनी होती है? 6000 से 8000 प्रति घन मीटर होती है। इनमें केंद्रक होता है रे, बिल्कुल होता है। आरबीसी के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है। ठीक है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। इसकी वजह से क्या होती है भाई? रंगहीन होती है। हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसकी वजह से क्या होती है? रंगहीन। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य क्या है? एंटीबॉडी बनाना। एंटीबॉडी बनाना, यानी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का निर्माण कौन करता है? WBC करती है। ये इसकी जनरल बात है कि जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, इनका जीवनकाल 5 से 10 दिन होता है। ये होती कितनी है? तो 6000 से 8000 प्रति घन मीटर। आरबीसी कितनी थी? 50 से 55 लाख प्रति घन मीटर। ये हजार में है। ठीक है। फिर इनमें केंद्रक होता है, आरबीसी में नहीं था, ऊंट और लामा में था। हीमोग्लोबिन नहीं होता, अगर हीमोग्लोबिन ही नहीं है तो रंग भी नहीं होगा, तो रंगहीन होगी। केंद्रक नहीं होता, और काम क्या है इसका? एंटीबॉडी बनाना। ये इसकी जनरल जानकारी है। ठीक है ना। और अगर इसका निर्माण भी पूछ ले आप लोगों को, तो आरबीसी का निर्माण भी कहां होता है? अपने लाल अस्थि मज्जा में, और इसका निर्माण भी कहां होता है? लाल अस्थि मज्जा में। WBC का निर्माण भी लाल अस्थि मज्जा में। ऐसा नहीं रे रंगहीन है या श्वेत है तो लाल अस्थि मज्जा में नहीं होगा, लाल अस्थि मज्जा में ही होता है। ठीक है। ये इसकी जनरल सी बातें हैं, ध्यान रख लेना, और चाहो तो कहीं अटका लेना। ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं आगे। चलिए, अब WBC मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक का नाम है ग्रेन्युलोसाइट। एक का नाम क्या है? ग्रेन्युलोसाइट। एक का नाम क्या है? ग्रेन्युलोसाइट, यानी कणिकाणु, यानी जिसमें कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कण पाए जाते हैं, वो कणिकाणु, ग्रेन्युलोसाइट। दूसरा रे अग्रेन्युलोसाइट, यानी अकणिकाणु, जिनमें कण नहीं पाए जाते हैं। WBC मेन कितने प्रकार की? 2, ग्रेन्युलोसाइट, अग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट, अग्रेन्युलोसाइट। अब अपन बात करते हैं ग्रेन्युलोसाइट की। ये रहा ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है। चलिए, ये अपना रहा ग्रेन्युलोसाइट।
जो ग्रेन्युलोसाइट है वो भी कितने प्रकार का होता है रे? 3 प्रकार का। एक होता है रे न्यूट्रोफिल, एक क्या होता है? न्यूट्रोफिल। एक होता है बेसोफिल, क्या होता है? बेसोफिल। एक होता है इओसिनोसोफिल, इओसिनोफिल। एक क्या होता है? इओसिनोफिल। तो ग्रेन्युलोसाइट कितने प्रकार का? 3, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओनिसोफिल, इओसिनोफिल, इओसिनोफिल। ठीक है, ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3 क्या नाम है? इओसिनोफिल। तो ग्रेन्युलोसाइट 3 प्रकार का। अब देखो न्यूट्रोफिल, रक्त में सर्वाधिक पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी कौन? न्यूट्रोफिल। सवाल पूछा गया है और आगे भी पूछ सकते हैं कि रक्त में सर्वाधिक पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी कौन है? न्यूट्रोफिल है। ठीक है, यह सबसे छोटी भक्षक कोशिका होती है। सबसे छोटी भक्षक या सबसे छोटी मारक कोशिका कौन सी? तो भी न्यूट्रोफिल। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। यह हानिकारक जीवाणु तथा वायरस को क्या करती है? नष्ट करती है। इसको माइक्रो पुलिसमैन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? माइक्रो पुलिसमैन, छोटा पुलिसमैन। ठीक है ना, क्यों करती है? क्योंकि ये जीवाणु को नष्ट करती है। छोटी मारक कोशिका, छोटी भक्षक कोशिका, रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी कौन है? तो वो भी कौन है? न्यूट्रोफिल। कौन है? न्यूट्रोफिल। फिर देखिए बेसोफिल, न्यूनतम पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी, न्यूनतम पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी कौन है? बेसोफिल। अधिकतम न्यूट्रोफिल, न्यूनतम बेसोफिल। इसमें हिपेरिन पाया जाता है, रक्त प्रतिस्कंदक, है ना, खून को जाडा नहीं होने देता। अभी मैंने वहां बात करी थी ना, अगर उसकी कमी हो जाएगी तो रक्त वाहिनियों के अंदर खून का थक्का बन जाएगा। ठीक है ना, लेकिन रक्त वाहिनियों के अंदर खून का थक्का नहीं बना। जैसे कि अपन बात करते हैं नॉर्मली ब्लॉकेज के बारे में। ठीक है ना, हार्ट अटैक आता है, क्यों आता है? रक्त वाहिनियों में ब्लॉकेज की वजह से। ब्लॉकेज का मतलब क्या? खून गाढ़ा हो गया, खून जाड़ा पड़ गया। ठीक है ना, तो उसकी वजह से जो रक्त वाहिनियों की जो दीवारें हैं उन पर फैट की परत जम जाती है, यानी खून गाढ़ा हो जाता है, तो उसका प्रवाह उतना हो नहीं पाता। जब नहीं हो पाता तो वो उस जगह से बंद हो जाती है। इसकी वजह से इसमें होता क्या है? हिपेरिन। कौन होता है रे? हिपेरिन। कौन होता है? हिपेरिन। हिपेरिन की वजह से ही खून क्या रहता है? पतला रहता है। ठीक है ना, और ये रक्त प्रतिस्कंदक पदार्थ है। ठीक है, उसके बाद एक हिस्टामिन। क्या नाम है? हिस्टामिन। रक्त वाहिनियों का प्रसार करता है। ये भी किस में होता है? बेसोफिल के अंदर। फिर सीरोटोनिन। कौन है? सीरोटोनिन रक्त वाहिनियों को संकुचित करता है। अगर आपको पूछे रक्त वाहिनियों का प्रसार कौन करता है, तो हिस्टामिन। रक्त वाहिनियों का प्रसार कौन करता है? तो हिस्टामिन। संकुचित कौन करता है? सीरोटोनिन। हिपेरिन क्या करता है? खून को गाढ़ा नहीं होने देता। ठीक है, हिस्टामिन क्या करता है? प्रसार करता है। सीरोटोनिन क्या करता है? संकुचित करता है। हो गई बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल। फिर इओसिनोफिल। इनकी संख्या बढ़ने पर मनुष्य को अस्थमा या एलर्जी से संबंधित रोग हो सकता है। अगर पूछ ले कि अस्थमा या एलर्जी के अंदर कौन सी डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है, तो कौन है? इओसिनोफिल। क्या नाम है? इओसिनोफिल। इओसिनोफिल। क्या नाम है? इओसिनोफिल। क्या नाम है? इओसिनोफिल। ये क्या हो गई रे? अपनी ग्रेन्युलोसाइट हो गई। ग्रेन्युलोसाइट कौन कौन सी है? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। अब अगर आगे चलते हैं, अग्रेन्युलोसाइट जिसको अपन कहते हैं अकणिकाणु। क्या कहते हैं? अकणिकाणु। क्या कहते हैं? अकणिकाणु। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2। जो कणिकाणु थे वो तो थे 3, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। ठीक है, जो अकणिकाणु है, अग्रेन्युलोसाइट है, वो कितने हैं? 2, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। कितने हैं? 2, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। फिर मोनोसाइट को रक्त का सफाई कर्मी कहा जाता है। ये भी भक्षक कोशिकाएं हैं। जो मोनोसाइट है वो क्या है? ये भी भक्षक कोशिका है। कैसी? बड़ी भक्षक कोशिका। छोटी कौन थी रे? न्यूट्रोफिल।
छोटी भक्षक कोशिका अगर कहे तो कौन थी? न्यूट्रोफिल। बड़ी भक्षक कोशिका अगर कहे तो वो कौन है? मोनोसाइट। इसको रक्त का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। दोनों ध्यान रखना, न्यूट्रोफिल छोटी भक्षक कोशिका और मोनोसाइट क्या है? बड़ी भक्षक कोशिका। न्यूट्रोफिल थी ग्रेन्युलोसाइट में और मोनोसाइट है अग्रेन्युलोसाइट में। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं अपन। फिर है लिम्फोसाइट, प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिकाएं। पढ़ा था अपन ने अभी, ठीक है ना। एंटीबॉडी का निर्माण डब्ल्यूबीसी में भी कौन करेगा? लिम्फोसाइट करेगा। कौन करेगा? लिम्फोसाइट करेगा। कौन करेगा? लिम्फोसाइट। डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा केंद्र किसका होता है? लिम्फोसाइट केंद्रक होता है। इसका मतलब डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित है और यह एंटीबॉडी का निर्माण करती है। तो लिम्फोसाइट के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है? इसका केंद्रक सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी में और ये प्राथमिक प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली कोशिकाएं हैं। मतलब एंटीबॉडी का निर्माण कौन करेगी रे? डब्ल्यूबीसी वैसे एंटीबॉडी बनाता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में भी कौन बनाता है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट किसका हिस्सा है? अग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, अब लिम्फोसाइट भी दो प्रकार की रे, एक तो है टी लिम्फोसाइट, एक है बी लिम्फोसाइट। इसको टी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो परिपक्वन है वो किस में होता है? थाइमस ग्रंथि में। किस में? थाइमस में। थाइमस टी से शुरू होती है ना, इसलिए इसको टी लिम्फोसाइट कहते हैं। इसको बी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका परिपक्वन कहां होता है? अस्थि मज्जा में। कहां होता है? बोन मेरो में। कहां होता है? बोन। बोन से क्या आ गया? बी, तो बी लिम्फोसाइट। समझ में आ गया टी और बी का क्या मैटर है? ठीक है, टी क्यों कहते हैं? थाइमस ग्रंथि में परिपक्वन। देखो, इनका निर्माण तो कहां होता है? अस्थि मज्जा में, परंतु परिपक्वन कहां होता है? थाइमस ग्रंथि में। इसलिए इसको क्या कहते हैं? टी लिम्फोसाइट। ये कोशिकाएं प्रतिजन को पहचान कर उन पर सीधे आक्रमण करती है। एंटीजन बाहरी रोगाणु होते रहे। एंटीजन क्या होता है? बाहरी रोगाणु होते जो शरीर में प्रवेश करते हैं। शरीर में प्रवेश करने के बाद जो बीटा लसिका कोशिकाएं होती है उनको प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित करके प्रतिरक्षी निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। कौन? प्रतिजन या एंटीजन। अभी आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। इनका जीवन काल 3 से 4 वर्ष। किनका? टी लिम्फोसाइट का जीवन काल 3 से 4 वर्ष होता है। ठीक है, फिर है बी लिम्फोसाइट। कौन है बी लिम्फोसाइट? निर्माण व परिपक्वन दोनों किसमें होते हैं? बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा के अंदर। ये एंटीजन की पहचान करती है। किसकी? एंटीजन की। ये भी एंटीजन की ही करती है। ये आक्रमण के लिए एंटीबॉडी बनाती है। देखो, एंटीबॉडी कौन बनाती है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के अंदर भी अगर आपको पूछ ले कि वास्तव में एंटीबॉडी कौन बनाता है तो बी लिम्फोसाइट। कौन बनाता है? बी लिम्फोसाइट। हो गया मैटर कंप्लीट। डब्ल्यूबीसी का ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट। देखो, डब्ल्यूबीसी के कितने पार्ट हैं? 2। एक तो है कणिकाणु ग्रेन्युलोसाइट, वही लिख दूं। ग्रेन्युलोसाइट अग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट कितनी थी रे? 3। कितनी थी? 3। एक तो थी रे न्यूट्रोफिल, एक तो क्या थी? न्यूट्रोफिल। एक थी बेसोफिल और एक थी इओसिनोफिल। यही थी। और अग्रेन्युलोसाइट के अंदर कौन था रे? अग्रेन्युलोसाइट के अंदर एक तो था मोनोसाइट और एक था लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट के भी कितने भाग हैं? 2। एक तो क्या है? टी लिम्फो, एक है बी लिम्फो। हो गया मैटर कंप्लीट। डब्ल्यूबीसी का कितने प्रकार की? 2। ग्रेन्युलोसाइट, अग्रेन्युलोसाइट। इसके अंदर न्यूट्रोफिल, ठीक है ना, सबसे ज्यादा सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली और छोटी भक्षक कोशिकाएं।
फिर धीरे बेसोफिल, फिर इओसिनोफिल। ठीक है, ये सबसे कम पाई जाती है। फिर ने अपन ने बात करी अग्रेनुलोसाइट, इसमें था मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या था? बड़ी भक्षक कोशिकाएं। ठीक है, और लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट के अंदर दो चीजें पड़ी थी, टी लिम्फो और बी लिम्फो। और प्रतिरक्षी का निर्माण वास्तव में कौन करता है? तो बी लिम्फो। मैटर क्लियर है? ठीक है, देख लेना एक बार पूरा साथ में लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। हाँ भाई, आगे अपना एंटीजन देखो। ठीक है, कोई दिक्कत? एंटीजन कह रहे बाहरी रोगाणु या पदार्थ। ठीक है, अब जो है आरबीसी की सतह पर उपस्थित होते हैं। पूछ ले एंटीजन पाए कहां जाते हैं? आरबीसी की सतह पर, तथा ग्लाइकोप्रोटीन से बनते हैं। एंटीजन या प्रतिजन किससे बनते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन से। एंटीजन या प्रतिजन किससे बनते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन से। प्रतिजन क्या करता है? बीटा लसिका कोशिका को प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित करता है, जिससे प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी का निर्माण होता है। देखो क्या है, यह है प्रतिजन, यह शरीर में आएगा। शरीर में कौन है? बीटा लसिका कोशिका। ठीक है, ठीक है, ये इसको किस में बदलेगा? रे प्लाज्मा के अंदर। किसमें? प्लाज्मा कोशिका। ये प्लाज्मा कोशिका क्या बनाएगी? एंटीबॉडी। क्या बनाएगी? एंटीबॉडी। मतलब ये एंटीजन स्वयं अपने विनाश के कारण की उत्पत्ति को जन्म दे रहा है, उसको बना रहा है। कौन करेगा इसका विनाश? बाह्य रोगाणु है तो एंटीबॉडी ही तो करेगा। समझ में आ रही है ना चीज? तो ये इसका ये प्रोसेस होता है। ठीक है, अब देखिए इनका आणविक भार पूछ सकता है। इनका आणविक भार 6000 डाल्टन होता है। प्रतिजन का आणविक भार 10वीं की किताब के अंदर है, प्रतिजन का आणविक भार कितना होता है? 6000 डाल्टन। एंटीजन का जो भाग एंटीबॉडी से क्रिया करता है उसे एंटीजनी निर्धारित करते हैं। ये एंटीजन, ये एंटीबॉडी, इसका जो भाग एंटीजन का जो भाग एंटीबॉडी से क्रिया करता है, किससे? एंटीबॉडी से, उसको भाई एंटीजनी निर्धारक कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीजनी निर्धारक कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीजनी निर्धारक। और एंटीजनी निर्धारकों की संख्या एंटीजन की क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। जीवाणुओं के अंदर एंटीजन की जो संयोजकता होती है वो 100 या 100 से ऊपर हो सकती है। पूछ सकते हैं, दोनों चीजें याद रखना। एंटीजनी निर्धारक, एंटीजन का जो हिस्सा एंटीबॉडी से क्रिया करता है वो एंटीजनी निर्धारक। ठीक है, और इन निर्धारकों की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है? एंटीजन की संयोजकता। ठीक है, अभी इसका उल्टा भी आएगा कि एंटीबॉडी का जो भाग एंटीजन से क्रिया करता है उसको क्या कहते हैं? पैराटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराटॉप। अगर ये करता है तो एंटीजनी निर्धारक, अगर ये करता है तो पैराटॉप। ठीक है, क्या हुआ रे? तो ये क्या होता है? पैराटॉप। ठीक है, उसके बाद देखो आगे चलते हैं। अब आ गया रे प्रतिरक्षी। कौन आ गया? प्रतिरक्षी, एंटीबॉडी। इन्हें इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं, आईजी, क्योंकि ये इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन, या अगर ये ऑप्शन में नहीं आए तो सिर्फ गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन से बनता है। कौन? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को या प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबिन या आईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन से बनता है। अगर इम्यूनोग्लोबिन नहीं आए, ऑप्शन में आ जाए गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन, तो भी सही है। प्रतिरक्षी किससे बनता है? गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन से। ठीक है, और कौन सी कोशिका रे? प्लाज्मा कोशिका। अभी बताया था एंटीबॉडी को कौन बनाएगी? प्लाज्मा कोशिका ही बनाएगी। ठीक है, चलिए, प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है क्या कहलाता है? पैराटॉप कहलाता है। एंटीजन तथा एंटीबॉडी के मध्य क्रिया को क्या कहते हैं? समूहीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समूहीकरण या समूहन कहते हैं। क्या कहते हैं? समूहीकरण या समूहन। ठीक है, आगे चले। चलिए, ये आ गया रक्त समूह। देखो, रक्त समूह की खोज वैसे तो लैंड स्टीनर ही सुना था, कार्ल लैंड स्टीनर, लेकिन एबी
सबसे पहले इनकी खोज हुई थी ABO, खोज कौन? लैंड स्टीनर। और AB, इसकी खोज किसने? डिका स्टेलो स्टूरली। लिखूं क्या? इधर लिख देता हूं, डिका स्टेलो स्टूरली, डिका स्टेलो स्टूरली। किसकी खोज? AB रक्त समूह की खोज। अब देखिए भाई, इंपोर्टेंट सारणी है, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछे गए कि किस में कौन सा प्रतिजन होता है, किस में कौन सा प्रतिरक्षी होता है। देखो, रक्त समूह A, B, AB और O। A में प्रतिजन कौन सा रे? A, कैपिटल A में प्रतिजन एंटीजन कौन सा? कैपिटल A। लेकिन प्रतिरक्षी कौन सा रे? स्मॉल b। उल्टा है रे, ध्यान रखना। जहां प्रतिजन A है वहां प्रतिरक्षी स्मॉल b, जहां प्रतिजन B है कैपिटल B, वहां प्रतिरक्षी स्मॉल a। उल्टा है, ध्यान रखना। B के अंदर प्रतिजन है कैपिटल B, प्रतिरक्षी है स्मॉल a है। AB के अंदर प्रतिजन तो दोनों होते हैं लेकिन प्रतिरक्षी नहीं होता। पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्न में से किस रक्त समूह में प्रतिरक्षी होता ही नहीं है, तो AB के अंदर नहीं होता। और यह भी पूछा गया कि निम्न में से किस में एंटीजन या प्रतिजन नहीं होता, तो O के अंदर नहीं होता। O में प्रतिजन नहीं होता और AB में प्रतिरक्षी नहीं होता। AB में प्रतिरक्षी नहीं होता, O में प्रतिजन नहीं होता। किस में दोनों प्रतिरक्षी पाए जाते हैं? तो O में, A व B। किसमें दोनों प्रतिरक्षी पाए जाते हैं? तो O में, A व B। मेन यही समझना था, बाकी आपको पता है कौन देता है कौन लेता है, सर्वदाता कौन है? सर्वग्राही। सर्वग्राही तो है रे AB, ये है सर्वग्राही और ये है सर्वदाता। ठीक है, आगे लो। फिर है रे RH फैक्टर। फिर कौन है? RH फैक्टर। RH फैक्टर की खोज लैंड स्टीनर तथा वीनर ने की थी रे। ठीक है ना, डिका स्टेलो स्टूरली किसकी? AB की। RH फैक्टर की खोज लैंड स्टीनर और विनर। अगर A, B और O की पूछे तो सिर्फ लैंड स्टीनर, लेकिन RH फैक्टर की पूछे तो लैंड स्टीनर प्लस विनर। ठीक है ना। RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को केवल एक बार ही RH पॉजिटिव का रक्त चढ़ाया जा सकता है। सिर्फ यह भी पूछ सकते हैं चढ़ा सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल चढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बार। अगली बार जब चढ़ाओगे तो वहां पर प्रतिरक्षी मौजूद होगा और एंटीजन एंटीबॉडी की क्रिया के फलस्वरूप रक्त समूहन हो जाएगा। ठीक है ना, उससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। RBC आपस में चिपक जाती है, लड्डू बन जाते हैं बड़े बड़े। ठीक है ना। दूसरी बार चढ़ाने पर क्या होगा? RBC का समूहन। इस रोग का नाम क्या है? देखो, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इस रोग का नाम क्या है? इरिथ्रोब्लास्टोलिस फिटेलिस। इरिथ्रोब्लास्टोलिस फिटेलिस, इस रोग का नाम क्या है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। उपचार क्या है? उपचार है, 2 इंजेक्शन आते हैं, एंटी-D का इंजेक्शन और IgG का इंजेक्शन। जो अब देखिए, इरिथ्रोब्लास्टोसिस का मतलब इरिथ्रोसाइट्स किसको बोलते हैं? RBC को। और समूहन भी किसका होता है? RBC का। तो नाम क्या रख दिया? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ठीक है ना। इसके उपचार के लिए 2 इंजेक्शन आते हैं, एंटी-D का इंजेक्शन और IgG का इंजेक्शन। किसको लगाते हैं? स्त्री को, यानी मां को लगाते हैं। किसको लगाते हैं? मां को लगाते हैं। फिर इधर देखो, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन से समूह का जो बच्चा है वो स्वस्थ रूप से पैदा होगा या नहीं होगा? अगर पिता RH प्लस और माता RH प्लस, कोई दिक्कत नहीं। पिता RH नेगेटिव, माता RH नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं। दोनों प्लस प्लस हो सकते हैं, दोनों माइनस माइनस हो सकते हैं। लेकिन पिता RH नेगेटिव और माता RH पॉजिटिव तो भी चल सकता है। लेकिन क्या पिता RH पॉजिटिव है और अगर माता RH नेगेटिव, अपने को तो इसको ही ध्यान रखना है। अपने को सिर्फ इसको ही ध्यान रखना है कि कौन सा मामला सेट नहीं होगा। तो अगर पिता RH पॉजिटिव है और मां RH नेगेटिव है तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस हो जाएगा, गर्भ रक्ताणु कोरकता। ठीक है ना, बच्चे के अंदर समूहन हो जाएगा, जिसको गर्भ रक्ताणु कोरकता भी कहते हैं।
पिता RH पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, माता RH नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर ये ग्रुप है तो बच्चा स्वस्थ पैदा नहीं होगा। इन तीनों में से कोई भी चलेगा। ये ऑप्शन देके पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा सही है, या निम्न में से किसकी वजह से ये रोग होगा, या ऐसा पूछ लेंगे कौन सा बच्चा स्वस्थ होगा। तो ध्यान रखना, ये एक ही ध्यान रखना, बाकी सब सही है। इस एक में ही दिक्कत है, पिता प्लस और माता माइनस नहीं होनी चाहिए। पिता प्लस और माता माइनस नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो गर्भ रक्ताणु कोरकता होगा होगा होगा। समझ में आ गई? तो RH प्लस और RH माइनस, पिता अगर RH प्लस है और माता अगर RH माइनस है तो क्या होगा रे? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ठीक है भाई, आगे चलें। ये लो, नेक्स्ट है अपना, हां, अब कुछ एक नाम है जो रक्त प्रतिस्कंदक है। इनको कृत्रिम रूप से खून के अंदर मिलाया जाता है ताकि खून पतला रहे। मेनली तो डायलिसिस के अंदर इनका काम में लिया जाता है। कल अपन ने पढ़ा भी था एंटी हिपेरिन करके, है ना। तो EDTA, सोडियम साइट्रेट, सोडियम डेक्सट्रेट, ये तीन क्या है? रक्त प्रतिस्कंदक। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एमिनो एसिड और सोडियम साइट्रेट, सोडियम डेक्सट्रेट। ठीक है ना। अब खून में से अगर कणिका को घटा दे, माइनस है ध्यान रखना हो, अगर रक्त में से कणिका को हटा दें तो वो चीज क्या कहलाएगी? प्लाज्मा। सीधी सी बात है, प्लाज्मा और रक्त कणिका को हटा दिया तो पीछे क्या बचा? प्लाज्मा। अब अगर प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन को हटा दूं, अगर प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जो रक्त का थक्का बनाते हैं, अगर उनको हटा दूं तो जो पीछे जो तरल बचेगा वो क्या कहलाएगा? सीरम। क्या कहलाएगा? सीरम। यानी बिना स्कंदनकारी कारकों के प्लाज्मा को क्या कहते हैं? सीरम। ये स्कंदनकारी है ना, खून का थक्का का मतलब क्या है? खून को जमाना, स्कंदित करना। ठीक है ना। हिपेरिन था प्रतिस्कंदनकारी, ये है स्कंदनकारी। ठीक है ना। तो स्कंदनकारी कारकों के बिना प्लाज्मा अगर है तो वो क्या कहलाएगा? सीरम कहलाएगा। सीधी सी आपको परिभाषा देके पूछ सकते हैं ऑप्शन में, सीरम, प्लाज्मा, RBC, WBC, कुछ भी, है ना। ठीक है, चलिए। उसके बाद में लसिका या उत्तक द्रव, इसे छना हुआ रुधिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छना हुआ रुधिर। होता क्या है कि जब जो रक्त है वो जटिल उत्तकों में से होकर प्रवाहित होता है ना, तब जो मुख्य मेन चीजें होती है जो अवशोषित करने योग्य वो तो निकल जाती है, बाकी रुधिर छनकर नीचे पीला द्रव बचता है। ठीक है ना। उसके अंदर भी पोषक पदार्थ है, ऑक्सीजन वगैरह पाई जाती है। उसको क्या कहते हैं? लसिका या उत्तक द्रव। इसे छना हुआ रुधिर भी कहते हैं। रक्त तथा कोशिकाओं के पोषक पदार्थों का परिवहन इसी तरल द्वारा होता है। रक्त तथा कोशिका के पोषक पदार्थों का परिवहन, किसका? पोषक पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा? लसिका द्रव के द्वारा या उत्तक द्रव के द्वारा। यह शारीरिक अंगों से हृदय की ओर बहता है। शारीरिक अंगों से कैसा बहता है? हृदय की ओर बहता है। इनमें RBC नहीं होती। रक्त की अपेक्षा WBC अधिक होती है। इसमें RBC नहीं होगी तो रंग तो होगा नहीं, लेकिन WBC ज्यादा होती है। किसकी अपेक्षा? रक्त की अपेक्षा। ठीक है ना। पूछ सकते हैं रक्त की अपेक्षा WBC किस में अधिक होती है? लसिका में। रक्त की अपेक्षा प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? कम। WBC क्या होती है? अधिक। प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? कम। तो ये अपना जो ब्लड का जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। ठीक है ना। जो रक्त परिसंचरण तंत्र था, उस रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आज हम लोगों ने बात करी है सिर्फ और सिर्फ किसकी? रक्त की बात करी है। किसकी बात करी है? रक्त की बात करी है। ठीक है। अगर आपको अंगों के बारे में जानकारी चाहिए तो इसको झूम करके देख लेना आप लोग, या आपको सब लोग दिख जाएंगे। ठीक है ना। और एक बात वापस से बता दूं आपको कि अपने इस YouTube चैनल के जितने भी वीडियो हैं उन सभी वीडियोस के लिंक और उनकी जो PDF है वो आपको गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो वहां उस पर क्लिक करके आज ही टेलीग्राम के चैनल को आप ज्वाइन करें। वहां पे आपको संपूर्ण सामग्री उपलब्ध हो जाएगी, क्लास का शेड्यूल, डिटेल वगैरह सब कुछ, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। कल अपन चर्चा करेंगे हृदय के बारे में और रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए, अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम, राम राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।